नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीवीटी के ईएस के सिलेबस में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सिलेबस में मॉड्यूल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मॉड्यूल नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, सिटीजनशिप, संविधान के मूल्यों, नागरिकता और मॉड्यूल नंबर 3 बिकमिंग अ प्रोफेशनल इन द 21st सेंचुरी के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लर्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं। ऑप्शन ए, थ्रू भारत स्किल्स पोर्टल। ऑप्शन बी, नीमी ऑनलाइन मॉक टेस्ट एप्लीकेशन। सी, क्वेस्ट ऐप। और डी, ऑल ऑफ द अबो। तो ये सभी के जरिए हम ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई कैन डू दिस। मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा और ये मैं कर सकता हूँ। ये किस तरह का माइंडसेट है। तो दोस्तों, इंसान के दो तरह के माइंडसेट आते हैं, एक फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ज़्यादातर कोई काम आता है तो वो नेगेटिव जरिए से देखता है और वो ज़्यादातर सोचता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। और ग्रोथ माइंडसेट वाला कोई काम अगर उसके पास आता है तो वो काम कर कैसे उसको कर सकता है, वो पॉजिटिव ज़रिए से देखता है। तो उसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा। और फिक्स माइंडसेट वाला बंदा ज़्यादातर उसके पास अगर काम आता है तो वो उस काम में फेलियर होने के डर से उसको नेगेटिव जरिए से देखता है और वो काम नहीं हो सकता, इसके लिए कई रीज़न ढूंढता है। तो आई विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा और ये मैं कर सकता हूँ, ये ग्रोथ माइंडसेट वाले बंदे के ख्याल है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा सोचता है आई कैन डू दिस, फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। मिस्टेक्स आर नॉर्मल, यानी गलतियाँ नॉर्मल है। ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है आई विल लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई विल ट्राई अगेन, मैं मेरी गलतियों से सीखूंगा, मैं वापस प्रयत्न करूंगा। आई विल वर्क हार्ड, मैं और अच्छे से काम करूंगा। आई कैन लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ। आई एम हैप्पी टू चेंज, मैं बदलाव के लिए खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मेरे से गलती हो भी जाती है तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। इसके सामने फिक्स माइंडसेट वाला सोचता है आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। मिस्टेक्स आर अनएक्सेप्टेबल, मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। मिस्टेक्स आर इक्वल टू फेलियर, मिस्टेक यानी फेलियर। इफ़ आई फेल वंस आई विल ऑलवेज फेल, अगर मैं एक बार फेल होता हूँ तो हमेशा के लिए फेल हो जाता हूँ। आई कैन नॉट वर्क हार्ड, मैं ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स, मैं नई चीज़ें नहीं सीख सकता। आई डू नॉट लाइक टू चेंज, मेरे को चेंज अच्छा नहीं लगता। आई कैन नॉट बी रॉन्ग, मैं गलत नहीं हो सकता। ये फिक्स माइंडसेट वाले के ख्याल है। तो ग्रोथ माइंडसेट मतलब जो भी कोई चीज़ पॉजिटिव नज़रिए से लेता है उसको ग्रोथ माइंडसेट वाला कहते हैं। और फिक्स माइंडसेट जो ज़्यादातर नेगेटिव नज़रिए से कोई भी चीज़ को देखता है उसको फिक्स माइंडसेट वाला बंदा कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिसीजन ऑफ द थिंग दैट इज़ राइट फॉर ह्यूमन कंडक्ट और नॉट इज कॉल्ड एज। इंसानियत के लिए कौन सी चीज़ें सही है या नहीं, ये डिसाइड करना, यानी कि ये तय करना, उसको कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वैल्यूज़। वैल्यूज़ मतलब कोई चीज़ की आप कितनी कीमत करते हो उसको कहते हैं वैल्यू। वैल्यूज़ इंसान के तौर पे डिफरेंट हो सकते हैं। एक इंसान के लिए मानो माता पिता का कहना ज़्यादा वैल्यू रखता है और एक इंसान अगर अपने माता पिता की वैल्यू नहीं करता तो वो उनके माता पिता की कही गई बात
नहीं मानता हो। तो ये चीज़ बताती है कि वो अपने माता पिता की कितनी वैल्यू करता है। ऑप्शन बी एथिक्स यानी आचार शास्त्र। ऑप्शन सी ट्रस्टवर्दीनेस भरोसेमंद। ऑप्शन डी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जवाबदारी। तो कौन सी चीज़ें इंसानियत के लिए सही है और नहीं है, इसको इसको डिसाइड करने की चीज़ को कहते हैं एथिक्स यानी आचार शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनएक्टेड फ्रॉम। हमारा भारतीय संविधान कब से लागू करने में आया था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947। ऑप्शन डी 15 जनवरी 1947। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित किया गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित किया गया था, और वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। इसी को हम रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, वो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ऑप्शन डी 15 जनवरी 1947, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर है हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम। हमारे संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हमारे ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स यानी आपके हक, इंडेक्स। ऑप्शन सी प्रीएम्बल और ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे आंसर आएगा प्रीएम्बल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जो है वो होती है प्रीएम्बल से, यानी उसको आमुख या उद्देशिका कहते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड्स सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर इंक्लूडेड फ्रॉम। हमारे भारतीय संविधान में बिन सांप्रदायिक और समाजवादी शब्द कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में सेक्युलर और सोशलिस्ट यानी कि बिन सांप्रदायिक और समाजवादी शब्द ऐड किए गए। ये हमारा प्रीएम्बल है जिसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी ये सब वर्ड आते हैं, और ये हिंदी में हमारी उद्देशिका है। अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप एक्ट 1955, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी अचीव्ड बाय। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता कैसे अचीव की जा सकती है। ऑप्शन ए बाय बर्थ यानी आपके जन्म से। ऑप्शन बी हेरिडिटी यानी आपके माता पिता यहाँ से है इसलिए नेचुरलाइजेशन। ऑप्शन सी रजिस्ट्रेशन यानी आप रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर करके और एक जो प्रोसीजर होती है उसमें से पास होके आप सिटीजनशिप ले सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी अगर कोई एरिया भारत में मिला दिया जाता है तो वो एरिया के लोग भारतीय सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ों के ज़रिए हम सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डैश फंडामेंटल राइट। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और कितने फंडामेंटल राइट्स है। तो फ्रेंड्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 11 और 6। ओजोन O3 लेयर इज़ इन। तो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फियर। तो हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वो जो है वो डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है, उसको लेयर कहते हैं। 0 से 10 किलोमीटर में देखें तो ट्रोपोस्फियर होता है, 10 से 30 किलोमीटर में स्ट्रेटोस्फियर, 30 से 50 में मेजोस्फियर, 50 से 400 किलोमीटर में थर्मोस्फियर, और 400 से ज़्यादा को उसको एक्सोस्फियर कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर बात करें ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर होता है, उसमें ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर जो है वो सन में से आती हुई अल्ट्रावायलेट रेज को
अंदर नहीं आने देता। स्ट्रेटोस्फियर जो है वो सन में से आती हुई अल्ट्रावायलेट रेज को अंदर नहीं आने देता। लेकिन अभी हम देखें तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से और हम जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस यूज़ करते हैं उसके कारण ये जो ओजोन लेयर है उसका जो थिकनेस है वो कम होने लगा है और उसमें होल्स होने लगे हैं। यानी ये यूवी रेज जो है वो अर्थ पे आ जाते हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो वापस अर्थ के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसकी वेवलेंथ भी बढ़ जाती है और अर्थ पे गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ओजोन लेयर को हमको बचाने के ट्राई करने चाहिए ताकि हमें अर्थ पे ज़्यादा गर्मी नहीं लगे और हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। 3R ऑफ एनवायरनमेंट नॉट इंक्लूड्स। एनवायरनमेंट के 3R में कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए रिड्यूस, ऑप्शन बी रीयूज़, ऑप्शन सी रिसाइकल, ऑप्शन डी रिफॉर्म। तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल ये 3R है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो यहाँ पे रिफॉर्म नहीं आता। ऑलवेज याद रखिए फ्रेंड्स, 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CFC गैसेस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो है वो इसके ज़्यादा यूज से और वो वातावरण में ज़्यादा मिलने से ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस कम हो रही है और उसमें कुछ होल्स होने लगी है। तो ये हो सके उतना हमें नहीं यूज़ करना चाहिए और उसका यूसेज हमें कम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट हेल्प्स टू फाइंड आउट इफ समथिंग टोल्ड टू अस इज ट्रूथ और नॉट। अगर कोई चीज़ हमें कही गई हो और उसको हम सच्ची है या नहीं वो डिसाइड करते हैं और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आपकी विवेचनात्मक विचार प्रक्रिया, आपके अंदर जो विवेक है उसके ज़रिए आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हो और वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से क्या रिजल्ट आएगा वो सोचते हो। तो ये सब चीज़ सोचने की प्रक्रिया को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोबोट्स फॉर ह्यूमन जॉब्स एंड इंटरनेट बेस्ड जॉब्स वर द पार्ट्स ऑफ। रोबोट्स फॉर ह्यूमन जॉब्स एंड इंटरनेट बेस्ड जॉब्स वर द पार्ट्स ऑफ। ह्यूमन के लिए रोबोट्स की जॉब्स और इंटरनेट बेस्ड जॉब्स जो है वो किस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट है? ऑप्शन ए फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या ऑप्शन डी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रोबोट्स जो है वो ह्यूमन के लिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ढूंढे गए। जॉब roles that exist now that were not present 5 years ago। तो 5 साल पहले किस तरह की जॉब नहीं थी? ऑप्शन ए ओला उबर ड्राइविंग, ऑप्शन बी स्विगी जोमेटो डिलीवरी, ऑप्शन सी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर। ये सब जॉब जो है वो पहले नहीं थी। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये सब जॉब पहले नहीं थी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज़ द टेक्निक फॉर टाइम मैनेजमेंट टू वर्क एफिशिएंटली। ऑप्शन ए 3R, ये तो एनवायरनमेंट सेव करने के लिए 3R टेक्निक है। ऑप्शन बी स्मार्ट गोल टेक्निक, तो ये तो आपका गोल अचीव करने के लिए एस यानी स्पेसिफिक, एम यानी मेजरेबल, ए यानी अचीवेबल, आर यानी रिलेवेंट, टी यानी टाइम्ड। तो ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी पोमोडोरो, तो ये आ जाएगा पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक जो है ये हमें टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। पोमोडोरो टेक्निक हमें अगर कोई काम लंबे टाइम का हो तो वो काम को हम कैसे
कॉन्स्टेंटली और कॉन्सेंट्रेटली कर सकते हैं वो बताती है। तो ये टेक्निक ऐसे आती है, सबसे पहले आप एक टास्क यानी कि कोई एक काम स्टार्ट कीजिए, 25 मिनट का टाइम रिमाइंडर सेट कीजिए, बाद में आप काम पे लग जाइए। तब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना चाहिए। जब टाइमर बजे तब आप टाइमर को स्टॉप कीजिए और जो भी प्रोग्रेस की हो उसको रिकॉर्ड कीजिए। बाद में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उसमें आपको फ्रेश होना है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद वापस काम पे लग जाइए। ऐसे 4 बार करने के बाद आप एक लंबी ब्रेक ले सकते हो, उसमें आप 15 से 30 मिनट्स के ब्रेक ले सकते हो। तो और उस दौरान आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपके एक्टिविटी और आपके काम में और आपकी इच्छा जगह, यानी कि माइंड फ्रेश करने के लिए एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद आप ये काम को वापस कंटिन्यू कीजिए। इसी तरह ये साइकिल चलाते रहिए और काम कंप्लीट कीजिए। तो इस टेक्निक से आप काम में लगे रहेंगे और आपको जो लंबा काम है वो मोनोटोनस नहीं लगेगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो ये एफिशिएंटली टाइम मैनेजमेंट के लिए एक टेक्निक है, उसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट आवर एफर्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।